नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के हम इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कुछ नया तो लेके ही आए हैं और आज हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत खेती के विषय में। तो किसान भाइयों, सोयाबीन के बारे में जैसा कि आपको विदित है कि सोयाबीन पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उसकी उत्पादन, उसका पैदावार जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश जाना जाता है उत्पादन में सोयाबीन के लिए, और सोयाबीन जो कि प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और कई शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो सोयाबीन के विषय में और विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में, जबलपुर से पधारे हैं डॉक्टर M.L. केवट, जो कि प्रधान कृषि वैज्ञानिक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो किसान भाइयों और बहनों, बिना देरी किए हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं पहला प्रश्न कि सर, आप हमें ये बताइए कि जब हम सोयाबीन की खेती की उन्नत खेती की बात करते हैं, जब जहन में ये बात आती है, तो किन प्रजातियों का चयन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपने पूछा है कि जब भी हम सोयाबीन की काश्त की बात करें तो हमेशा उन्नत प्रजाति का ही चयन करना चाहिए, पुरानी जो प्रजातियां हैं उनका नहीं करना चाहिए। तो और दूसरी बात है कि जब जो प्रजातियां का चयन है बोनी के समय और भूमि की किस प्रकार की भूमि है उसके अनुसार करना चाहिए, तो और वर्षा के अनुसार। तो जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और जहां आपकी जो मिट्टी हल्की है, तो ऐसी दशा में चाहिए किसान भाइयों को कि JS 2034 नामक जो प्रजाति है ये अच्छी पाई जाती है। और जहाँ वर्षा अधिक होती है और आपका समय पर बोनी होती है और जहाँ सिंचाई की सुविधा है, उस ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि लगभग वो 90, 95 या 100 दिन के बीच वाली जो प्रजाति हैं इनका चयन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपका 20 जवार सोयाबीन 2029 है, 2069 है, आपका 2094 है, 2098 है और 20-116 इन प्रजातियों का चयन करना है। इसके अलावा NRC 138 है, इसका भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। RVS जो आपका ग्वालियर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी जो 2 प्रजातियाँ निकली हैं, JS RVS 2001-4 और 2001-18 इनका चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। लेकिन जहां वर्षा अधिक समय तक होती है और ज़मीन काली है, ऐसी दशा में उनको चाहिए कि JS जो 97-52 है प्रजाति, ये सर्वोत्तम पाई गई। किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार की प्रजातियों को आपको सोयाबीन में लेना चाहिए और किस तरह से इसका चुनाव करना चाहिए। तो दूसरी चर्चा का विषय यह है कि हमारे किसान भाई जब सोयाबीन की खेती करने की सोचते हैं तो उसमें किस प्रकार की भूमि का वो चयन करें? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी भूमि में आप सोयाबीन की काश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी भूमि जो दोमट भूमि है, जहाँ जल अच्छा निकास हो और हल्की ढालू वाली जो भूमि है, इसके लिए सर्वोत्तम पाई जाती है। हालांकि जहाँ सिंचाई की सुविधा है और खेत अच्छे समतल हैं, हल्के ढाले हैं, तो बालुई दोमट और चिकनी मिट्टी में भी इसकी काश्त की जाती है। और जो pH मान है ये उदासीन होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और जो पोषक तत्व हैं विशेषकर नाइट्रोजन, स्फोर, पोटास है, उनकी अधिक मात्रा में उपलब्धता होना चाहिए। तो किस प्रकार की भूमि का आपको चयन करना है, ये आपने जाना आज के हमारे एक्सपर्ट से। और तीसरा विषय है कि सोयाबीन से अधिक उपज प्राप्त कैसे करें, किसानों को बोनी प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, इसमें रिज फरो का उपयोग भी वे कर सकते हैं। जी, तो बोनी प्रबंधन में आता है कि उनको किसान भाइयों को कब बोनी करना चाहिए। तो जो सोयाबीन की जो बोनी का सर्वोत्तम समय है, उचित समय है 15 जून से, बारिश जैसे होती है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंत तक बोनी कर देना चाहिए। 15 जून से ज़्यादा से ज़्यादा 10 जुलाई के बीच में बोनी किसान भाइयों को करना देना चाहिए। इसके बाद बोनी करने से काफ़ी उपज में कमी हो जाती है। अब दूसरी बात आती है कितना बीज बोएं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि 70 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। और जो बोते समय उनको सीड ड्रिल के माध्यम से कतारों में बोना चाहिए, या आजकल बेड प्लांटर आ गए हैं, जहाँ ज़मीन भारी है, वर्षा अधिक है, तो ऐसे बेड प्लांटर आ गए हैं,
तो उसमें भी बोनी कर सकते हैं। और जो मेड़ और कूड़ विधि है, और जहाँ अधिक वर्षा होती है और जहाँ मिट्टी भारी है, तो ऐसी दशा में रेज प्लांटिंग करें या कोड़ और मेड़ विधि से किसान भाई बोनी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब प्रश्न आता है कि दूरी कितनी रखना चाहिए। दूरी, जी हाँ, तो कतार से कतार की दूरी है 30 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर किसान भाइयों को रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बोनी के समय जो बीज की गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। उससे अधिक गहराई पे आप भूमि बोनी करेंगे तो अंकुरण प्रभावित होता है। इसका ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये बताइए कि बीजोपचार, जो सोयाबीन में बीजोपचार कैसे करें हमारे किसान भाई? जी हाँ, कि यदि आप रोग व्याधि से बचना चाहते हैं तो किसान भाइयों को हमको ज़रूर बोनी के पूर्व बीज उपचार करना आवश्यक है। इसके लिए कार्बोक्सिन और ये थायरम का जो मिश्रण आता है उसका 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज से बीज उपचार करना चाहिए। और बीज उपचार करने के बाद आधा घंटा उसको साइड में आप छाया में बीज को सुखा लें। इसके बाद राइजोबियम जो कल्चर, राइजोबियम जापानिकम कल्चर आता है, उसके माध्यम से टीकाकरण करना चाहिए, ताकि जो वायुमंडलीय नत्रजन है उसका स्थिरीकरण जो फसली पौधे अच्छी से करें और उनकी जो नत्रजन की मांग है पौधों की पूर्ण हो सके। तो ये था बीजोपचार के लिए जानकारी। और ये बताइए सर कि रोग व्याधियों में से बचने के लिए जब सोयाबीन की फसल ये किसान भाई लगाएंगे तो उसमें रोग व्याधियां से और वायुमंडलीय नत्रजन का जो स्थिरीकरण आपने बताया, उसके लिए कोई विशेष जानकारी हमारे किसानों के लिए? उसके लिए चाहिए कि तो एक तो जो कल्चर है, सही कल्चर राइजोबियम जापानिकम कल्चर ही का प्रयोग करना चाहिए, कि गाँव में ये कल्चर मिलता नहीं है, ये फसलवार अलग अलग होते हैं। इसलिए विशेषकर राइजोबियम जापानिकम कल्चर का ही से टीकाकरण करें तो आप देखेंगे कि लगभग 100 से 125 किलो नत्रजन 1 हेक्टेयर में एक सीजन में जो फसली पौधे उसका नत्रजन का स्थिरीकरण करके पौधे की नत्रजन की मांग भी पूरी कर देते हैं। जी जी जी, पौधे की नत्रजन की मांग पूरी कर देते हैं जी। तो ये रहा वायुमंडलीय नत्रजन के स्थिरीकरण के लिए। हाँ, दूसरी बात हम ये पूछना चाहेंगे कि जब सोयाबीन के पौधों की अच्छी बढ़वार होती है और जब पैदावार के लिहाज से यदि देखा जाए तो पोषक तत्व प्रबंधन अति आवश्यक है वहाँ पर। तो किसान भाइयों को किस तरह के पोषक तत्व प्रबंधन उसमें करना चाहिए? पोषक तत्व प्रबंधन में आता है कि हमको कितनी जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है नत्रजन, स्फूर, पोटास, इसकी 20 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को देना चाहिए। और संपूर्ण मात्रा बोनी के समय बीज से 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे कूड़ों में देना चाहिए जी। जैसा आप जानते हैं कि स्फूर चलायमान है, तो और जो स्रोत हैं जो आपके पोषक तत्वों के, वो नत्रजन के लिए यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और स्फूर के लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट से दे सकते हैं, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये 3 महत्वपूर्ण जो उर्वरक हैं इन्हीं के माध्यम से देना चाहिए। यदि हम एसएसपी के माध्यम से स्फूर देते हैं तो उसके साथ 3 अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी चले जाते हैं। 18% आपका कैल्शियम चला जाता है, 12% सल्फर चला जाता है जो सोयाबीन के लिए आवश्यक है, और जो मैग्नीशियम है वो 0.3% चला जाता है। तो एक उर्वरक देने से, एसएसपी देने से 4 आवश्यक तत्व फसली पौधों को प्राप्त होते हैं। तो ये था कि पोषक तत्व प्रबंधन। तो इसमें सोयाबीन में कहीं ना कहीं हमको इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें, अच्छी पैदावार और अच्छी बढ़वार। जी जी उसके लिए और विशेष कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? और देना चाहेंगे कि जल प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसा जानते हैं कि बरसात के मौसम वर्षा होती रहती है और ज़मीन भारी है, तो आपको और बीच में यदि वर्षा रुक जाती है 10-15 दिन के लिए, तो आपको चाहिए कि जब फूल आने के पूर्व की जो अवस्था है और जब वो फली का विकास होता है, ये नमी कम होने के लिए बहुत संवेदनशील है। तो इस दौरान यदि आपका कुछ ऐसा वर्षा नहीं होती तो आप सिंचाई के माध्यम से पानी दे सकते हैं। और एक सिंचाई जो हम जब देते हैं तो लगभग 5 लाख से 6 लाख लीटर 1 हेक्टेयर में देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात आती है कि हमें सही जो सिंचाई की विधि है, जैसे सीमांत पट्टी विधि है,
आपकी जो फव्वारा विधि है, जी। इसके माध्यम से सिंचाई किसान भाई यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो फसली पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छी होगी और अंत में उपज भी प्राप्त होगी। और यदि वर्षा लगातार हो रही हो और फसली पौधों की आवश्यकता से अधिक जल यदि खेत में भरा है तो उसको गहरी नाली बनाकर खेत से पानी निकाल देना चाहिए, ताकि जो सोयाबीन की जड़ें हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन उपलब्ध हो और जो वायुमंडलीय नत्रजन है उसका स्थिरीकरण सुचारू रूप से चले। इसका किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी सोयाबीन की जो फसल आप लगाने वाले हैं उसमें किस तरह के प्रबंधन आप करेंगे। और किसान भाइयों, हमारे इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो पुनः हम स्वागत करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर केवट जी का। सर, हमारी चर्चा जारी है कि हम सोयाबीन की उन्नत खेती इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि सोयाबीन में जल प्रबंधन, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था, कैसे करें? पुनः एक बार और विस्तृत रूप से बताएं। और फसलीय पौधों की बढ़वार एवं अधिक उपज कैसे प्राप्त कर सके हमारे किसान? क्योंकि जो जल प्रबंधन में आता है कि सिंचाई कब करें और यदि अधिक फसल की आवश्यकता से अधिक पानी भूमि में है तो उसको कैसे निकालें, अधिक पानी कैसे निकालें। हाँ, यदि अधिक है तो कैसे निकालें, यदि कम है जड़ों के पास तो उसको कैसे उसके कृत्रिम रूप से पानी दें ताकि जड़ों में पर्याप्त नमी हो। इसी को जल प्रबंधन कहा जाता है। इसमें आता है कि सिंचाई, जो आपकी सोयाबीन की जल मांग है, वो कहते हैं कि 45 लाख से 70 लाख लीटर एक सीजन में लगता है। 45 लाख से 70 लाख लीटर एक हेक्टर में एक सीजन में सोयाबीन की काश्त में टोटल पानी लगता है। किसान भाइयों, 45 लाख से 70 लाख लीटर पानी आपको एक कितने हेक्टेयर में लगता है? एक हेक्टर में एक सीजन में लगता है। एक सीजन में लगता है। ये बहुत बड़ी बात हमारे एक्सपर्ट ने आज आपको बताई है। ज़रूर आप इस विषय पर गौर फरमाएंगे। इसलिए जो सिंचाई है बड़ी सोच समझ के देना चाहिए। और सिंचाई आप जब करें जब आपके दोपहर के समय जो पौधे मुरझाने लगे, मतलब ज़रूरत ना हो तो सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पानी है आप भूमि से निकाल रहे हैं और एक पानी में, जैसा आप जानते हैं कि 5 से 6 लाख लीटर पानी एक हेक्टर में देना पड़ता है। यदि हमने 1-2 पानी भी यदि बचा लिया, यदि अच्छी विधि अपनाकर, तो आप 5 लाख से 10 लाख लीटर पानी भूमि से निकालने से बचा लिया, जो अन्य काम में आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें। और किसान भाई हमेशा जो बोनी के तुरंत बाद सीमांत पट्टी बना लें, खेत को बड़े बड़े पट्टी में विभाजित कर लें और 2 पट्टी के बीच मेड़ डाल लें, फिर उनको पानी देना चाहिए, अन्यथा आपका पानी व्यर्थ ज़्यादा जाता है। इसके बाद यदि फूल की अवस्था हो तो उस समय पानी फव्वारा विधि से नहीं देना चाहिए, और उसके पहले आपका जब उसमें शाखाएं बनती हैं उस समय देना चाहिए, या आपके जो फलियां हैं जब उनका विकास होता है जब ही देना चाहिए। और यदि खरीफ के मौसम में लगातार बारिश हो रही हो और खेत में पानी जल का भराव हो रहा हो
तो गहरी नाली खोदकर खेत से पानी का निकास कर देना चाहिए, ताकि जो सोयाबीन की जड़ें हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो। क्योंकि जो बहुत सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं जो बिना यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये काम करना बंद कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर राइजोबियम जो कल्चर लगाते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको ऑक्सीजन जब होती है जब ही ये काम करता है, अन्यथा नहीं करता। तो ये चीज़ों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जब बीज खरीदते हैं सोयाबीन की फसल के लिए, तो किस प्रकार उनको बीज खरीदना चाहिए, क्या विशेष सावधानियां उन्हें कि बीज खरीदते वक्त रखना चाहिए? जी जी, ये बहुत आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अच्छा बीज होगा तो अच्छी पौधे होंगे और आपको अंत में, तो इसलिए कहते हैं कि जो बीज है उस क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र के लिए जिसकी अनुशंसा की गई है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जो प्रजाति का बीज जो दूसरे राज्यों में होती है उनको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, इसको कहते हैं इनमें सही वंशानुगत गुण होना चाहिए, ट्रू टू द टाइप। जिस प्रजाति का जिस प्रजाति का जो बीज है वही होना चाहिए, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और इसमें ये उसमें कोई कीट व्याधि से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और जो फिजिकली प्योर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कचरा है या नींदा के बीज रहित होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने बीज खरीदते समय क्या विशेष सावधानियां हमारे किसान भाई रखें ये बताया, वैसे ही रोगरोधी जो समस्या है जो हर फसल की एक किसमें होती है रोगरोधी समस्या, जब सोयाबीन की बात करें तो? जी जी, देखा गया है कि जो हमारे किसान भाइयाँ हैं कभी जो गेहूं की सीड ड्रिल से बोनी कर देते हैं, जिससे कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर होती है, और नियम के अनुसार जब हम सोयाबीन लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी है 30 से 45 होना चाहिए, और पौध से पौध की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब हुआ कि यदि आप समय में जून में बोनी कर रहे हों तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 4 लाख पौधे होना चाहिए। यदि आप जुलाई में बोनी कर रहे हो तो वो पौधे की जो संख्या है वो 6 लाख होनी चाहिए। इसके अनुरूप यदि आप स्पेसिंग मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको भरपूर उपज सोयाबीन की काश्त से जो रोगरोधी जो किस्में जी हैं। जी जी है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि खरीफ के मौसम में निदाओं की समस्या सोयाबीन में काफी रहती है, जी तो जी। निदा प्रबंधन कैसे करें? ये हमारे बहुत किसान भाई? आवश्यक चीज़ होता है कि कहते हैं कि यदि आपने नींदा का प्रबंधन समुचित नहीं किया खरीफ के मौसम में तो आपको फसल काटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इतने सारे नींदा आते हैं। क्योंकि जैसे हम बीज बोते हैं तो नींदा भी अंकुरित होते हैं और उसके फसली जो बीज है वो भी अंकुरित होता है। तो शुरू से जो स्पर्धा आपके पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, आपके स्पेस के लिए, आपकी लाइट के लिए, दोनों में होने लगता है। और जैसा आप जानते हैं कि जो नींदा होते हैं ये नेचुरली इवॉल्व होते हैं, तो इनमें जो स्पर्धा करने की क्षमता है ज़्यादा होती है। तो जो आदान हम देते हैं ये ले लेते हैं और फसली पौधों की इनकी कमी हो जाती है, तो और अंत में हमको कम उपज प्राप्त होती है। इसलिए नींदा प्रबंधन, समुचित नींदा प्रबंधन मतलब सही समय पे और सही विधि से करना चाहिए। और नींदा किस प्रकार के हैं उसके अनुसार ही आपको नींदा प्रबंधन करना चाहिए। यदि सक्रिय पत्ते वाले नींदा, जैसे आप जानते हैं कि सामा है, सामी है, इसकी समस्या ज़्यादा होती है। जंगली आपको कोदों है, इसकी भी समस्या ज़्यादा होती है। तो उसके अनुसार जो नींदा प्रबंधन की विधि और विशेषकर रसायन जो नींदानाशी होता है उनका चयन करना चाहिए। यदि चौड़ी पत्ती वाले नींदा हैं, जैसे आपको कहते हैं कि ये जंगली जो आपकी अमरंथस है, चौलाई, इसकी भी समस्या होती है। आपका पत्थर चट्टा, इसकी समस्या होती है। लहसुआ की समस्या होती है। आपकी चिरैया वो जो हजार दाना है, इसकी समस्या होती है। तो किसान भाइयों के उसके अनुरूप जो नींदानाशी का चयन करना चाहिए। और जो मोथा कुल के जो विशेषकर जो नागर मोथा है, इसकी भी समस्या पाई जाती है। तो किस प्रकार के नींदा हैं सोयाबीन में या आपके खेत में आते हैं, उसके अनुरूप ही आपको जो नींदा प्रबंधन की विधियां अपनाना चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमको जो फसल को नींदा रहित कब रखना चाहिए।
निदा रहित कब जी, रखना चाहिए? तो ऐसा पाया गया है कि यदि हम सोयाबीन को बोनी के 15 दिन से 45 दिन के बीच नीदा रहित रखते हैं विभिन्न विधियों को अपनाकर, तो आपके जो फसली पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है और उसमें अंत में अधिक उपज प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और हमारे साथ इस सोयाबीन की उन्नत खेती के विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा की और हमारे किसान भाई भी संतुष्ट होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कि हमने चर्चा करी हमारे एक्सपर्ट से, तो आइए अब समय हो चला है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 31 मई तक आएगी सम्मान निधि, प्राकृतिक खेती से मानव का कल्याण, मछुआ समाज के हित में सीएम के निर्णय और पान की खेती के लिए किसानों को मिलेंगे 50,000। और अब खबरें विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त से देश भर के 12.50 करोड़ किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बता दिया है कि 11वीं किश्त पीएम मोदी की तरफ से कब जारी की जाएगी। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच आना है, जिसको लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने 11वीं किश्त ट्रांसफर होने की तारीख के बारे में बता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह ऐलान मध्य प्रदेश में आयोजित एक कृषि कार्यक्रम में किया। वे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपए किसानों को 3 समान किश्तों में दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त 31 मई को फिर से प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती धरती, पर्यावरण और मानव जीवन को बचाने का अभियान है। यह केमिस्ट्री लैब से निकलकर प्राकृतिक लैब में ले जाने वाली खेती है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली केमिकल रहित खेती है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से धरती का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। किसानों के केंचुए जैसे उपयोगी कीट मित्र भी समाप्त होते जा रहे हैं। धरती की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले गेहूं, धान, अनाज, फल, सब्जी आदि मनुष्यों में गंभीर रोग विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए शुरू किए गए अभियान के लिए हम सब उनके आभारी हैं। बुदनी जनपद के ग्राम डिमावर निवासी तुलसीराम और उनकी पत्नी आशाबाई दोनों ही दिव्यांग हैं। दोनों ही केवट समाज के हैं और नर्मदा में मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। तुलसीराम पहली बार मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मछुआ सम्मेलन में शामिल हुए। तुलसीराम ने मछली पालन केवल केवट समाज के लोगों द्वारा किए जाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय हमारी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। इससे बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे और उसका लाभ हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मत्स्य खेत किट देने के लिए स्वयं उनके पास आने और मुख्यमंत्री निवास में मिले आदर सत्कार से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री तुलसीराम और उनकी पत्नी श्रीमती आशाबाई ने बताया कि हमें पूरे सम्मान के साथ कर्मचारियों ने भोजन भी कराया। केंद्र सरकार कृषि विकास योजना RKVY रफ्तार योजना के तहत देश में पान की खेती को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पान की खेती के लिए क्लस्टर में बरोज की स्थापना के लिए 50% सहायता, 1000 वर्ग मीटर के लिए 50,453 रुपये दे रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2015-2016 में 44.4 हेक्टेयर को इस योजना के तहत कवर किया गया था और 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 तक की अवधि के दौरान इस काम के तहत कुल 104 हेक्टेयर को कवर किया गया है और 8 करोड़ से भी अधिक का व्यय अभी तक किया गया है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि सोयाबीन की उन्नत खेती के विषय में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारियां पसंद आई होंगी, आप इस पर विशेष रूप से अमल करेंगे। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और जाने से पहले एक बात और, आप ये कार्यक्रम रात को 11 बजे DDMP पर और सुबह 7:30 बजे ही DDMP पर पुनः देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।